आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र जो बुक है, क्योंकि अपने 9th में 4 प्रकार की किताबें चलती है, उनमें से एक बुक है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी, एक ये गांव बताया गया है और गांव के अंतर्गत बहनों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि गांव में किस तरह से लोगों के पास में संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के माध्यम से बहनें किस प्रकार से, बहनें कहते हैं गांव के जो लोग हैं वो गांव के लोग किस प्रकार से अपने कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। तो पालमपुर की कहानी के अंतर्गत हम जिन जो प्रमुख बिंदुओं को पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत ये काल्पनिक गांव बताया गया है और इस काल्पनिक गांव के अंतर्गत जो गांव से संबंधित लोग हैं उनका उत्पादन है, उनका विचार है, उनके कार्य है, इन कार्यों को समझाया गया है कि किस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से लोगों को समझाया जाए और गांव के क्या साधन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में मूलभूत जो उद्देश्य है वो भैया बहनों को समझाने का कार्य इसमें किया गया है। दूसरी बात आती है पाठ का परिचय। इस छोटे से गांव में केवल 480 गांव बताए गए हैं, केवल 480 परिवार इसमें रहते हैं और 480 परिवार जो है उनमें से 80 जो परिवार है वो उच्च जाति के हैं। उच्च जाति से मतलब उनका खान पान अच्छा है, उनका रहन सहन अच्छा है, उनके जो मकान है वह पक्के बने हुए हैं, ईंट पत्थर चूना बजरी इनसे, और शेष जो 1 लोग हैं वो दलित वर्ग के हैं। दलित वर्ग से मतलब उनका कार्य अच्छा नहीं है, उनका रहन सहन अच्छा नहीं है, उनका मकान झुग्गी झोपड़ियों जैसा बना हुआ है, उनके कार्य जो है वो जो खेती वगैरह वो नहीं है, केवल मजदूरी करते हैं। तो ऐसे परिवारों की तुलना करके इस पाठ के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा है। जैसे परिचय में गांव छोटा है उसके अंतर्गत ही बताया गया है कि यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। गांव के जो 450 परिवार है उनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। एक हाई स्कूल है और एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इनके माध्यम से ही वो वहाँ पर जाते हैं, अपना इलाज करते हैं। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए भी इनके पास इनके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गाँव की स्थितियाँ तो आप भी जानते हो, क्योंकि हमारे देश की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव में दिन प्रतिदिन जो भी हमारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये केवल काल्पनिक बना करके बताया गया है कि यहाँ के लोगों को केवल इतनी व्यवस्थाएं दी गई है और ये जो गांव है वो एक कस्बे से दूसरे कस्बों को भी जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जो माल है, जो सामान है, जो हमारी सामग्री है, हम एक दूसरे जगह भेजने की भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से आवागमन के साधन है उसमें बैलगाड़ी, भैंसा बग्घी, ट्रैक्टर, ट्रक, जीप, साइकिल आदि है। मतलब ट्रेन वगैरह का कोई साधन यहाँ पर नहीं है। यहाँ की जो प्रमुख गतिविधि है, क्योंकि गांव के लोग खेती करते हैं और खेती के साथ साथ में अन्य कार्यों को भी करने की कोशिश करते हैं, तो प्रमुख जो इनकी क्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की है। एक है कृषि क्रिया और दूसरी है गैर कृषि क्रिया। जो कृषि क्रिया है उसमें तो खेती आई जाती है और दूसरी जो गैर कृषि क्रिया है इसमें लघु विनिर्माण, जैसे झाड़ू बनाना, बिजली बनाना, चूड़े बनाना, या जो बढ़ईगिरी का काम है, लुहार का कार्य है, तो ऐसे छोटे मोटे कार्य लघु विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है परिवहन, जो अपने परिवहन को चला करके कमाई का साधन करते हैं। तीसरा है दुकानदारी, दुकान करके, डेयरी उद्योग है, इसी प्रकार से कृषि उद्योग है। ये सब कार्य हमारे गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात आती है उत्पादन का संगठन। अगर हमें कोई भी उत्पादन करना है जिनकी हमको आवश्यकता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी हमको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रमुख रूप से है। इन 4 चीजों में पहली है भूमि, दूसरा है श्रम और तीसरा है भौतिक पूंजी और चौथा है मानव पूंजी। चौथा है मानव पूंजी, क्योंकि अगर हम कोई भी उत्पादन करते हैं तो हमको इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी।
आवश्यकता हमको सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि बिना भूमि के हम किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उत्पादन का संगठन करने के लिए हमको भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और भूमि में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, खनिज है, वन है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात आती है श्रम, अर्थात लोग जो काम करने वाले, जिसको हम कहते हैं मजदूर। खेती अगर हम कर रहे हैं तो हमको श्रम का मतलब हमको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बिना मजदूरी के, बिना लोगों के हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य करने के लिए या खेती करने के लिए हमको क्या चाहिए? लोग चाहिए। श्रम अपने आप नहीं होएगा, करना पड़ेगा। व्यक्ति करे, मजदूर करे, कोई व्यक्ति करे, घर वाले करे, या किसी को पैसे देकर करवाए। तीसरी जो बात आती है वो होती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होती है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब जैसे हमने कोई औजार खरीदे, जैसे जनरेटर खरीदा, हमने टरबाइन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, या हमने हमारी खेती के करने के लिए औजार खरीदे, मशीनें खरीदी, जो कि कई वर्षों तक हमको काम में आती है। ये नहीं कि आज ही खरीदा, आज इसका अंत हो गया, वो नहीं, जो हमारे लंबे समय तक हमको काम देती है, ऐसे को हम कहते हैं स्थायी पूंजी। क्योंकि एक बार मान लो ट्रैक्टर हमने एक बार खरीद लिया, खरीदने के बाद में वो ट्रैक्टर हम कई वर्षों तक उसका उपयोग हमारे खेती करने में लेते हैं। तो ये होती है स्थायी पूंजी। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी उसको कहते हैं कि जिसमें कच्चा माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता है, माल खरीदने के लिए या कच्चा माल खरीदने के लिए, या हमको कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जो कि खरीदने के बाद में वो पूंजी समाप्त हो जाती है, वो पूंजी कहलाती है कार्यशील पूंजी। और चौथा ऊपर उसमें बताया गया है, उसको कहते हैं मानव पूंजी। अगर हम भूमि का प्रयोग करें, श्रम का प्रयोग करें, या भौतिक पूंजी का प्रयोग करें, स्थायी पूंजी का प्रयोग करें, कार्यशील पूंजी का प्रयोग करें, तो प्रयोग को करने के लिए कौन चाहिए? मानव। अगर मानव नहीं होगा तो कोई भी क्रियाएं या कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। इसलिए सब कार्यों को करने से पहले मानव पूंजी का होना अति आवश्यक है। देश में रहने वाली जो जनसंख्या है उसी को मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो हमारी उत्पादन को करने के लिए, हमारी उत्पादन भूमि को बढ़ाने के लिए, श्रम को करने के लिए, पूंजी को करने के लिए, इन सबको करने के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए पालनपुर की जो कहानी है, इस कहानी को पढ़ने के लिए हम इन सब बातों के ऊपर विचार करेंगे। आज इतना ही। आज के गृहकार्य में मैंने दिया है पालनपुर के 450 परिवारों का भूमि का विभाजन किस प्रकार से किया गया, और उत्पादन के संगठन को समझाइए। इसमें प्रश्न दिया है पालनपुर के 450 परिवारों का भूमि का विभाजन व उत्पादन के संगठन को समझाइए। कल अपन